हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट में जो आपका सब्जेक्ट है ऑपरेशन रिसर्च, तो उसका एक जो है क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर रहा हूँ और उसका पार्ट 1 डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, इसमें देखिए आपको 85 नज़र आ रहा है। एक्चुअली ये मिक्स क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, तो ये आपका तकरीबन 400 क्वेश्चन के आसपास का एक क्वेश्चन बैंक जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें जो यूनिट 1 है तो वो मैं कई दिन पहले डिस्कस कर चुका था। तो एक्चुअली इस सब्जेक्ट पर जो है एमसीक्यूज़ हिंदी मीडियम में मिलते नहीं हैं, बहुत ही कम एमसीक्यूज़ इसमें मिलते हैं, क्योंकि ये पेपर एक्चुअली इंग्लिश मीडियम में चलता है, बीबीए में, एमबीए में। लेकिन सीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो है ये एमकॉम में पेपर है। तो जैसे कि डेट शीट आ चुकी है, 2 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। किसी सब्जेक्ट का किसी दिन और किसी सब्जेक्ट का किसी दिन है। तो इसमें मैं आपसे क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और इसकी आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये वीडियो 2 तरीके से मैं अपलोड करूँगा। एक तो जो बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या बीबीए बीसीए की बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा जो है जो एमकॉम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों पर्पस से ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है व्यूवर्स, तो इसमें अगर आप एमसीक्यूज़ की पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप बात करके मुझसे, तो उसमें 100 रुपये में जो है 400 क्वेश्चन का एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन बैंक मिलेगा। और किसी को अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो केवल 10 रुपये का आपका पर ईयर का जो है वो क्वेश्चन पेपर है, जो आपके व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है व्यूवर्स, चलिए तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम पार्ट 1 में। ठीक, चलिए तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 85 पे आप सीक्वेंस से मत जाना, आपको तो सिर्फ अपने क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है ना, तो सीक्वेंस मैंने चेंज कर दिए हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि इसके अंतर्गत केवल वे स्थितियां निर्धारित की जाती हैं जो मुख्य क्रियाओं के पूर्ण होने के काम आती हैं, तो वह कहलाती हैं। तो वो होती हैं प्रमुख अनुसूचियां। अनुगम, जिसे हम इंग्लिश में फॉलोअप कहते हैं, में निम्नलिखित उपकार्यों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं कि वास्तविक उत्पादन निष्पादनों का अभिलेख करना, वास्तविक निष्पादनों की नियोजित उत्पादन से तुलना करना, और वास्तविक उत्पादनों एवं नियोजित उत्पादनों के बीच अंतरों को ज्ञात करना। तो तीनों ऑप्शन जो है वो इसके बिल्कुल सही हैं। इंजीनियरिंग उद्योग में सम्मिलित है, तो पुल बनाना, सड़क बनाना और मेट्रो ट्रेन के सब स्टेशन बनाना, तो ये सभी शामिल है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉनसन विधि कब प्रतिपादित करी है ना, एनटीए नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है और पीजीटी में भी आया हुआ है। 1954 में जॉनसन विधि 1954 में प्रतिपादित हुई। रेखीय कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित है, तो लक्ष्य फलन, अवरोध और आनुपातिकता, तो ये सभी सम्मिलित है। उत्पादन नियंत्रण, उत्पादन प्रक्रिया में सामग्री के कच्चे माल की स्थिति से लेकर निर्मित माल की स्थिति तक के व्यवस्थित प्रवाह को नियमित करता है। तो यह परिभाषा किसने दी? बेथल ने। रेखीय प्रोग्रामिंग है, तो तकनीक है वो एक जो है गणितीय तकनीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग इंग्लिश में है ना। तो रेखीय कार्यक्रम की समस्याओं का हल किस विधि से किया जाता है? तो बिंदु रेखीय विधि और सिंप्लेक्स विधि दोनों से किया जाता है। रेखा सिद्धांत क्रियात्मक शोध की एक पद्धति है, तो अंक गणितीय है। पर्ट तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत उत्पादन कंपनियों में भी किया जाता है, रेलवे विभाग द्वारा भी किया जाता है, और बैंकिंग सेवाओं द्वारा भी किया जाता है। तो सही आंसर है ये सभी। रेखीय प्रोग्रामिंग है, तो देखिए ये एक विवश अनुकूल तकनीक भी है, सीमित संसाधनों के आर्थिक आवंटन के लिए तकनीक भी है, और गणितीय तकनीक भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है सभी।
एलपी मॉडल में एक बाधा प्रतिबंधित है। तो तीनों सही है कि उद्देश्य समारोह का मूल्य, एक निर्णय चर का मूल्य और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। एलपी मॉडल में बाधाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें भी तीनों ऑप्शन सही हैं। सीमा, सीमाओं और आवश्यकताओं को का संतुलन और आवश्यकता, है ना। तो सही आंसर है ये सभी। असाइनमेंट की समस्या को हल करने के लिए मोदी एल्गोरिथम के साथ आगे बढ़ने के लिए डमी आवंटन की संख्या को जोड़ने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन बी सही है, N1। रैखिक प्रोग्रामिंग मॉडल में सभी मापदंडों को माना जाता है। प्रतिबंध, समाधान डैश संख्याओं में नहीं होना चाहिए। तो वो है पूरा नंबर। LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, को हल करने के लिए ग्राफिक विधि लागू की जा सकती है जब केवल चर होते हैं। तो केवल दो चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। प्रकृति की विचरणता स्वाभाविक है, अतः सभी निर्मित उत्पादनों में भी यह होती है। तो यह परिभाषा किसने दी है? तो यह दी है प्रोफेसर काउडेन ने। किस विधि के अंतर्गत इकाइयों का निरीक्षण 100% न करके यादृच्छिक आधार पर किया जाता है, यानी रैंडम बेस पर किया जाता है? तो वो है न्यायदर्श निरीक्षण विधि। किसी समस्या के विश्लेषण के लिए निर्णय लेने वाले को अध्ययन करना चाहिए। तो इसके गुणात्मक पहलू पर भी और इसके मात्रात्मक पहलू पर। तो सही आंसर है ए और बी दोनों। डैश एक मॉडल है, तो यथार्थ का एक सार, एक आदर्शीकरण और एक अंदाज, है ना। तो ये सभी एक मॉडल है। यदि एक गैर बेमानी बाधा एलपी समस्या से हटा दी जाती है तो ऑप्शन ए व्यवहार्य क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। ग्राहक व्यवहार जिसमें ग्राहक एक कतार से दूसरे चैनल में एक से अधिक चैनल स्थिति में चलता है, तो हम कहते हैं लामबंदी। एलपी मॉडल में एक बाधा बेमानी हो जाती है, क्योंकि देखिए तीनों ऑप्शन जो है इसमें से आंसर इसका नहीं है कि दो आइसोप्रोपेट लाइन एक दूसरे के समानांतर हो सकती हैं और समाधान अविवेक है और यह बाधा समाधान के मूल्यों से संतुष्ट नहीं है। तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। यदि दो बाधाएं ग्राफ के सकारात्मक चतुर्थांश में अंतर नहीं करती हैं तो समस्या अचूक है। एलपी समस्या का समाधान स्थानीय क्षेत्र के कारण अबाधित है। तो दोनों ऑप्शन ठीक है कि एलपी मॉडल का एक गलत सूत्रीकरण और उद्देश्य समारोह अबाधित है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर है जो हाईलाइट नहीं हुआ है, तो वो दोनों आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। एलपी मॉडल को ग्राफिक रूप से हल करते समय बाधाओं से घिरा क्षेत्र कहा जाता है, तो वो होता है संभाव्य क्षेत्र। डैश विधि कृत्रिम चरों को शामिल करते हुए रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करने का एक वैकल्पिक तरीका है, तो वह है बिग एम विधि। सर्वर उपयोग कारक को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो होता है यातायात की तीव्रता। एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में डैश इष्टतम समाधान है, तो वो होता है एक के अधिक। संचालन अनुसंधान समस्याओं को सही डैश नहीं दे सकता, तो वो होता है जवाब भी और समाधान भी। तो ऑप्शन सी सही है ना, ए और बी दोनों। संचालन अनुसंधान अध्ययन में आमतौर पर कितने चरण शामिल होते हैं? तो 3 चरण शामिल होते हैं। डैश मॉडल में सब कुछ परिभाषित है और परिणाम निश्चित है, तो वो होता है नियतात्मक मॉडल। डैश मॉडल में जोखिम और अनिश्चितता है, तो वो है संभाव्य मॉडल। डैश मॉडल को आइटम के आकार को बड़ा या कम करके प्राप्त किया जाता है, तो वो होता है प्रतिष्ठित मॉडल। संचालन अनुसंधान एक समस्या का सबसे अच्छा और डैश समाधान खोजने का प्रयास करता है, तो होता है अनुकूलतम, है ना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिमम।
डैश मॉडल का प्रतिनिधित्व करते, वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आंसर है उसका मॉडल। गैर चर मूल्य को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है छाया लागत, है ना, शैडो कॉस्ट। प्रमुख तत्व को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो वो होता है प्रधान आधार। परिवहन तालिका में आवंटन कोशिकाओं को डैश सेल कहा जाएगा, तो वो कहा जाएगा कब्जा कर लिया। एक असाइनमेंट समस्या डैश का एक विशेष मामला है, तो वो होता है परिवहन समस्या, जो आपने चैप्टर पढ़ा है होगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। डैश पद्धति का उपयोग करते हुए हमारे पास कभी भी एक समाधान नहीं हो सकता, तो वो होता है दोहरी सिंप्लेक्स, ड्यूअल सिंप्लेक्स। उच्च प्राथमिकता वाले ग्राहक को निम्न प्राथमिकता वाले ग्राहकों की सेवा डैश पर दी जाती है, तो होता है पूर्व खाली। एक गतिविधि जो ना तो किसी संसाधन का उपभोग करती है और ना ही समय को डैश के रूप में जाना जाता है, तो होता है डमी गतिविधि। जॉनसन विधि का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए नौकरी के समूह के प्रसंस्करण समय को कम करने के लिए। प्रसिद्ध गणितज्ञ जॉनसन किस देश से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉनसन एक्चुअली जो थे वो एक गणितज्ञ थे, पहले तो आपको ये याद रखना है। दूसरा वो अमेरिका के थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वोगल संभावना विधि से उपलब्ध हलों को अधिक विश्वसनीय माना जाता है, तो ये कथन है, तो ये बिल्कुल सत्य है। अधिन्यास समस्याएं के लिए या समस्याओं के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, तो मानी जाती है अधिन्यासन विधि। अधिन्यास प्रतिरूप का उपयोग किया जाता है, तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि मशीनों पर कार्यों का आवंटन और विक्रेताओं के विक्रय क्षेत्रों का आवंटन और श्रमिकों का विभिन्न कार्य क्षेत्रों में आवंटन, तो सही आंसर है ये सभी। प्रारंभिक संभाव्य हल ज्ञात करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो जो आपके तीनों मेथड होते हैं ना, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लोवेस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल की आपका पॉसिबिलिटी मेथड, तो तीनों आंसर है, सही आंसर है ये सभी। एक बैंक के सेवा केंद्र का औसत समय 2 मिनट है। उपभोक्ता प्रति घंटा 20 की दर से आते हैं। यदि इन दरों का बंटन यानी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन बटन है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो कितने प्रतिशत तक सेवा केंद्र अनुप्रयुक्त होगा? वो होगा 33.33%। उपयुक्त प्रश्न संख्या 97 पर आधारित, तो इसमें प्रत्येक उपभोक्ता को कुल कितने समय सेवा केंद्र पर रहना होगा? तो वो 6 मिनट रहना होगा। सिंप्लेक्स विधि का दूसरा नाम है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो है पुनरुक्ति विधि। परिवहन विधि की प्रथम प्रक्रिया है, तो ऑप्शन ए सर्वप्रथम सर्वाधिक लाभ वाली संख्या का चयन करना। अधिन्यासन विधि को प्रतिपादित एवं विकसित किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है हंगोरियन गणितज्ञ डी कोनिंग, ठीक है। परिवहन समस्या के ऐसे हल जिसमें भरे हुए वर्गों की संख्या m+n-1 से कम हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अपविकसित हल। डैश में प्रत्येक वितरण केंद्र पर मांगी जाने वाली इकाइयों का योग लिखा जाता है, तो होता है मांग कक्ष। परिवहन की समस्या मूल रूप से वस्तुओं को उत्पत्ति के स्रोतों से मांग लेने वाले निर्दिष्ट स्थानों पर भेजने के कारण उत्पन्न होती है, तो ये कथन है, बिल्कुल सत्य है। विभिन्न मांग केंद्रों अथवा वितरण केंद्रों पर परिवहन हेतु भेजी जाने वाली वस्तुओं की प्रति इकाई लागतों को प्रदर्शित करने हेतु छोटे खाने बनाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकोष्ठ। यदि किसी रेखीय कार्यक्रम में दो छोटे धनात्मक अनुपात समान हो तथा इस प्रकार एक से अधिक कार्यक्रम चरों का मान एक साथ शून्य हो जाए, तो इस स्थिति को कहते हैं, तो कहते हैं अपभ्रष्टता। रेखीय प्रोग्रामिंग की मुख्य विशेषता है कि तो दोनों ही सही है कि यह अनुकूलतम चुनाव करने की
समस्या का वास्तविक संख्यात्मक हल प्रदान करता है और समस्या की कुछ निश्चित सीमाएं होती हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तंत्र चित्र के निर्माण के पश्चात पर्ट और सीपीएम विश्लेषण में दूसरी अवस्था है, तो वो होती है अनुसूचीयन की। पर्ट एवं सीपीएम विश्लेषण की अंतिम अवस्था है नियंत्रण। समय के अनुसार भी प्रति इकाई परिवहन लागत में परिवर्तन होना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए परिवर्तन। संभाव्य हल कितने प्रकार से ज्ञात किया जाता है? 2 प्रकार से। EST का पूरा नाम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है ना, ये एक अपने आप में क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। मूल संभाव्य हल तब हल होगा जब पूर्ति स्थानों से मांग के स्थान पर भेजी जाने वाली वस्तुओं का मान होगा धनात्मक, पॉजिटिव। अनुकूलतम संभाव्य हल वह है जो परिवहन लागत को करे। न्यूनतम संभाव्य हल वह है जिसमें उपलब्ध वस्तुओं की मात्रा को निर्दिष्ट वितरण केंद्रों पर भेजने का उपचार बताया जाता है, तो वो है न्यूनतम लागत पर। मूल स्तंभ के अंकों से ही डैश का निर्माण किया जाता है, तो होता है मूल पंक्ति। मूल स्तंभ तथा मूल पंक्ति के कटाव बिंदु वाले अंक को कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मूल अंक। प्रतिबंध किसी निश्चित राशि से हो सकते हैं, तो देखिए वो कम भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं, तो सही आंसर है ये सभी। रेखीय प्रोग्रामिंग की मुख्य धारणा है, तो वो धारणा है अनुकूलतम चुनाव। क्रांतिक पथ से किसी परियोजना के डैश तथा डैश के उस क्रम से है जिसमें परियोजना को पूरा करने में अधिकतम समय लगने की संभावना है, तो पहले में आएगा साधन और दूसरे फिल द ब्लैंक्स में आएगा समय। साधन तथा समय के उस क्रम से। क्रांतिक पथ सर्वाधिक लंबी अवधि का पथ होता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। डैश किसी परियोजना से संबंधित ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें दी हुई समय अवधि में पूरा करना आवश्यक है, अन्यथा परियोजना निर्धारित समय में पूर्ण नहीं होगी, तो उसे हम कहते हैं क्रांतिक क्रियाएं। पर्ट एवं सीपीएम का मुख्य उद्देश्य है, तो क्रियाओं का अभिज्ञान, क्रांतिक पथ निर्धारण और समय लागत विश्लेषण, है ना, तो ये सभी है। सीपीएम विश्लेषण में परियोजना की लागत एवं उसके पूर्ण होने के समय के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है, ये कथन है बिल्कुल सत्य है। पर्ट एवं सीपीएम तकनीकों का प्रयोग प्रबंधकों को परियोजना के संबंध में डैश नियोजन को बाध्य करता है, तो होता है विस्तृत। पर्ट एवं सीपीएम दोनों ही तंत्र विश्लेषण प्रविधि पर आधारित परियोजना प्रबंध की आधुनिक विधि है, तो ये भी कथन है बिल्कुल सत्य। जब दो से अधिक चरों से अधिक समस्या का हल करना हो तो इष्टतम हल निकालने की कौन सी विधि उपयुक्त होती है, तो होती है सिंप्लेक्स विधि। रेखीय प्रोग्रामिंग की सिंप्लेक्स विधि के आविष्कारक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो है जॉर्ज बी डेंट जिंग, ठीक है। सिंप्लेक्स विधि जो तैयार करी थी इन्होंने करी थी जॉर्ज बी डेंट जिंग। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिंप्लेक्स विधि का आविष्कार कब हुआ था, 1947 में, याद रखना है ना, जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था 1947 में। सिंप्लेक्स विधि की दशा में जिस कॉलम को शामिल किया जाता है और जिस पंक्ति को हटाना उसमें स्थित संख्या कहलाती है, तो वो कहलाता है मूल अंक। यदि शुल्क मूल्यांकन पद्धति में सभी संख्याएं शून्य है तब यह हल होगा, तो वो होगा इष्टतम। कतारें कब होती हैं? ए ऑप्शन सही है, जब संसाधन सीमित होते हैं। यदि शुद्ध मूल्यांकन पद्धति में सभी संख्याएं ऋणात्मक हैं तब यह हल कहलाएगा, इष्टतम कहलाएगा। रेखीय प्रोग्रामिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो जो है एक्चुअली विश्लेषण में किया जाता है। खेल के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था, है ना, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो 1944 में किया गया था, ध्यान रखेंगे।
खेल का मान साम्य बिंदु के मान के बराबर होता है। तो यह कथन है, बिल्कुल सत्य है। यदि खेल का मान 0 हो तो खेल को कहते हैं उचित। रेखीय कार्यक्रम किस विषय की शाखा है? तो ये गणित की शाखा है। यदि खेल का मान 0 ना हो तो खेल को कहते हैं अनुचित। क्रांतिक क्रियाओं के लिए फ्लोट्स 0 होता है। तो यह कथन है, बिल्कुल सत्य। घटनाओं में ढील की अवधि के लिए स्लैक का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। सीमित साधनों का वितरण इस ढंग से किया जाए कि लागत न्यूनतम या लाभ अधिकतम हो सके, तो इसके लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा? तो किया जाएगा परिवहन विधि। परिवहन विधि में विक्रय पर लाभ की गणना की जाती है, तो वो की जाती है एक इकाई के विक्रय पर। और रेखाचित्र विधि उपयुक्त है, तो वो केवल 2 चरों के लिए ही होती है। तो ये व्यूअर्स लगभग 100 क्वेश्चन है, 100 से ऊपर ही है, 105 या 110। तो इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो 400 के आसपास है ना, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। फिर एक्चुअली बच्चे प्रॉब्लम करते हैं कि सर ज़्यादा बड़ी वीडियो मत बनाया कीजिए, तो इसलिए लगभग मैं 20-1 मिनट की वीडियो रखता हूं, जिसमें 100, 105, 110 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। एमकॉम के मैं 4 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कई दिन पहले ख़त्म करवा चुका हूँ, और कुछ सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं करवा चुका हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।